हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल में घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे कि आखिर घास के मैदान क्या होते हैं, यह किस प्रकार के होते हैं और दुनिया के विभिन्न इलाकों में जो पाए जाते हैं वो किन किन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। साथ ही इन घास के मैदानों की कुछ एक विशेषताओं के बारे में भी समझ लेंगे जिनसे बहुधा प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अंत में भारत में भी कुछ एक घास के मैदानों के बारे में समझेंगे कि वो कहाँ पे हैं, किस रूप में हैं, उनके विशेषताएं क्या है। और इसके अलावा मैं हमेशा हर वीडियो में बताते चलता हूँ कि फिर परीक्षाओं में उससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आज विश्व भूगोल में हम समझेंगे घास के मैदान के बारे में। वर्ल्ड जियोग्राफी में ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान। सबसे पहले आपके ध्यान में आना चाहिए कि आखिर ये घास क्या होता है और फिर ये घास का मैदान क्या होता है। ग्रास क्या होते हैं, ग्रासलैंड क्या होते हैं। अमूमन देखिए, हम लोग घास का मतलब दुभी का घास जानते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घास का मतलब वैसे पौधे, घास में कुछ कुल रखे गए हैं, यानी कि किसी खास कुल के जो पौधे होते हैं उन्हें माना जाता है कि ये घास कुल में है और ये घास के ही पौधे हैं। जैसे आपने ईख देखा होगा, आपने गेहूं देखे होंगे, आपने क्या कहते हैं बांस के पौधे देखे होंगे, ये सब घास कुल में ही आते हैं। कुछ ऐसे कुल हैं जिन्हें माना जाता है कि ये घास कुल के ही पौधे हैं। तो इस मैदानों में यानी कि वैसे प्लेन में जहाँ पे इस खास कुल के पौधे पाए जाते हैं तो माना जाता है कि वह घास का मैदान है। क्या कुल है बता दूंगा मैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आखिर ये घास के जो मैदान हैं वो हमारे वन क्षेत्र से, मरुभूमियों से अलग कैसे होते हैं। क्या वो कृषि के मैदान से अलग हो सकते हैं या अलग होते हैं। तो देखिए, घास के मैदान सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि घास के जो मैदान होते हैं बहुधा उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष नहीं उग पाते हैं। और बड़े बड़े वृक्ष इसलिए नहीं उग पाते हैं कि वहाँ पानी की यानी कि वर्षा की कुछ कमी होती है। सामान्य रूप से जितनी वर्षा एक वृक्ष को पनपने के लिए होनी चाहिए उतना वर्षा वहाँ नहीं होती है, तो वृक्ष वहाँ नहीं पनप पाते हैं। जब वृक्ष नहीं पनप पाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे घास पनपेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इन घास के मैदानों में उसी तरह के जानवर होते हैं जो उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कुछ प्रारंभिक वैसे शाकाहारी जीव जो घास खाएंगे और फिर उन पर आश्रित मांसाहारी जीव जो उन्हें खाकर अपने पेट को पालेंगे। तो आइए इसका बृहत रूप से देखते हैं। और हमने जैसे बोला कि जब आप पढ़ते हैं तो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होनी चाहिए। यदि प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगी तो आप चीज़ों को भली भांति जान पाएंगे और साथ ही धीरे धीरे आप विषय को अच्छी तरह से पकड़ पाइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर घास किसे कहते हैं। तो परिभाषित देखिए, एक ऐसी चीज है कि कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। हमने एक संक्षेप में साधारण से आपके समझने के लिए एक परिभाषा लिखी है कि घास में उन वनस्पतियों को रखा जाता है जिन्हें समान रूप से पशु और पालतू पशु खा करके अपना पेट पालते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ पशु और पालतू पशु ही नहीं, बहुत से ऐसे घास होते हैं जिन्हें हम भी उपयोग करते हैं, जैसे ईख वगैरह हम भी उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं। खैर, आइए इसका एक परिभाषा देख लेते हैं। तो घास उन वनस्पति को कहा जाता है जिन्हें पालतू पशु और शाकाहारी पशु चारे के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें प्रायः ग्रेमनी कुल के पौधे आते हैं। ये ग्रेमनी कुल का जो पौधा आता है इसी में आता है। तो आप ग्रेमनी कुल क्या होता है ये पूछ सकते हैं। तो इसमें वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनसे अनाज भी प्राप्त होती है और ये शाकाहारियों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। अब है घास के मैदान। हमने घास की परिभाषा बताई। घास के मैदान, देखिए परिभाषा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। तो कभी कभी जब हम लोग भी पढ़ते थे ना कि घास का मैदान, तो लगता था अरे घास का मैदान। तो हम लोग जब गांव में रहते थे तो है एक बरसिम्हा घास होता था, हम लोग उसको काट कर लाते थे और पशुओं को खिलाते थे। तो लगता था कि अच्छा घास का मैदान तो हाँ वही बरसिम्हा घास होगी या दूब वाला घास होगा या एकदम मखमली घास बिछा होगा, एकदम लगता होगा क्या दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घास होते हैं कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर के 3-3 मीटर ऊंचे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, 3-3 मीटर ऊंचे होते हैं। अर्थात इनकी एक अलग विशेषता होती है, अलग इनका क्या कहते हैं पारिस्थितिकी होती है। और साथ ही
इनमें कुछ क्षमताएं अलग होती हैं। कैसे होती हैं, क्या होती हैं और क्यों होती हैं, हम इन सब चीज़ों को इसमें छोटी नज़र से देख लेंगे। तो सबसे पहले समझिए घास का मैदान। देखिए प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अमूमन प्लेन उन इलाकों को कहा जाता है जिसका ऊपरी सतह सपाट होता है और एक मंद ढाल होती है। तो जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े वनों के उगने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में प्रायः घास के मैदान पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घास के मैदान भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। यह विश्व के 30% भूभाग पर फैले हुए हैं। इन घासों के गुणों में व्यापक अंतर पाया जाता है। प्रायः घास के मैदान में पोएसी कुल के पौधे की प्रधानता होती है। किस कुल के? पोएसी कुल के। हमने पहले से ही घेर रखा है, यहां पर भी ध्यान रखेंगे। पोएसी कुल के पौधों की प्रधानता होती है। हालांकि इनमें क्या होता है, सारपरेसी एवं जंकेसिया कुल के भी पौधे पाए जाते हैं, यानी कि सारपरेसी और जंकेसिया कुल के भी पौधे पाए जाते हैं। देखिए ये सब कुल के जो पौधे होते हैं वो विभिन्न गुण वाले होते हैं, यानी कि अपने अपने अलग अलग क्षमता वाले पौधे होते हैं। अब हर पौधे की एक अलग अपनी विशेषता होती है और अलग क्षेत्र में उपजते हैं, और इन्हीं पर आश्रित पशु भी, जानवर भी, शाकाहारी उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो प्रायः जो घास के मैदान होते हैं उनमें पायसी कुल के पौधों की प्रधानता होती है। सारपरेसी एवं जंकेसिया कुल के भी पौधे उस इलाकों में पाए जाते हैं। अब आप पूछिएगा कि अरे सर आप यहाँ ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेमनी कुल के पौधे बोल रहे हैं। देखिए जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सब कुल के जो पौधे होते हैं वो अलग अलग अपनी स्थितियों को लिए हुए रहते हैं। यहाँ पे हमने सीधा सीधा घास की परिभाषा दी है कि ग्रास में कौन आएंगे। यहाँ पे घास के मैदान में मतलब पूरे दुनिया के जो घास के मैदान हैं उनमें किस किस कुल के पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि घास के मैदानों का जो क्षेत्र है वो 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 66 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। कुछ एक घास ऐसे भी होते हैं जो ध्रुवों तक पाए जाते हैं, तो उनका अलग अलग वर्ग होता है। उनको हमने सम्मिलित रूप से ऐसे रखा है कि भाई आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि घास के मैदान उन्हीं इलाकों में होंगे जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात वन नहीं हो पाते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें टेक्निकल मामला क्या है, वन कैसे नहीं हो सकता। देखिए जंगल होने के लिए कुछ दशाएं होती हैं। उन दशाओं को यदि वहाँ का वातावरण पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वृक्ष नहीं बढ़ पाएंगे। जब वृक्ष नहीं बढ़ पाएंगे तो छोटे छोटे झाड़ी के रूप में हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि मरुस्थलीय इलाकों में कैसे वृक्ष जो होते हैं छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियों में बदल जाते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो घास के मैदान में भी वही होता है। घास के पूरा एक प्लेन इलाका होगा, वहाँ पे हल्की कभी बारिश होगी। चूंकि हल्की बारिश होती है तो छोटे छोटे पौधे उपज जाते हैं, निकल जाते हैं। उन्हें निकले हुए पौधों को घास कहते हैं और उसमें पोएसी कुल की प्रधानता होती है। इसके अलावा 30% धरती के 30% भूभाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको 40% मिलेगा, कहीं कहीं 1/4 मिलता है। हालांकि हमने ये चीज़ जो है वो खुल्लर साहब की किताब से ली है, वहाँ पे 30% लिखा हुआ। एनसीईआरटी में भी 30% के आसपास ही लिखा हुआ है। इसके अलावा घास कहाँ पाए जाते हैं, तो घास के मैदान जो है भूमध्य रेखा से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। अब चूंकि इतने बड़े इलाका है इनका, तो इसलिए इनके जो गुण होते हैं, इनके जो कुल होते हैं उसमें भी अंतर पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों में जो घास पाए जाते हैं उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग होती है। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में जो घास पाए जाते हैं उनकी भी प्रकृति और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है मैं बता दूंगा। पहले इस डाटा को देख लेते हैं। इसके बाद क्या है कि प्रकृति के आधार पर घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये देखिए घास, ये है घास के मैदान, और ये घास के मैदान को बांटा कैसे गया है। ध्यान रखिएगा घास के मैदान को 2 इलाकों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। अब देखते हैं अलग अलग इन दोनों के गुणों को, दोनों की स्थितियों को, दोनों के नामों को। सबसे ज्यादा नाम ही पूछते हैं। हालांकि आजकल ट्रेंड नया चल पड़ा है कि उनसे संबंधित कुछ अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं आगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को।
तो एक नज़र डालते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ऊपर में। देखिए जो हमने बताया कि घास के मैदान जो है बृहत इलाकों में पाए जाते हैं और साथ ही ये भिन्नता लिए हुए भी रहते हैं। तो इन्हीं भिन्नता को ध्यान में रखते हुए इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रासलैंड जो होते हैं वो मरुभूमि और वन के बीच के इलाके होते हैं। मैंने पहले भी बोला कि वर्षा में जब कमी हो जाती है तो उन इलाकों में वृक्ष नहीं उठ पाते हैं, तो वैसे इलाकों में ग्रासलैंड होते हैं। अब इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न में यही पूछ देता है कि घास के मैदान जो हैं वो किन दो क्षेत्रों के बीच के होते हैं। तो मरुभूमि और जंगली इलाके और मरुभूमि, पूरे दुनिया में इलाकों को जो बांटा गया उसी में ये जंगल। जैसे समुद्र से निकलिएगा तो बहुत वर्षा होती है तो उन इलाकों में जंगल होंगे। वर्षा धीरे धीरे जैसे जैसे महाद्वीपों के अंदर जाते जाइएगा कम होते जाते हैं तो उन इलाकों में फिर घास के मैदान, जब बहुत अंदर चला जाएगा तो फिर मरुभूमि पाए जाएंगे। तो ये इनका एक क्रम होता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है वो वर्षा वन और मरुभूमि के बीच के स्थान होते हैं। तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ये सीधा आपको ध्यान रखना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, तो दोनों गोलार्धों के 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य के बीच के इलाकों में पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 से 5 डिग्री में कुछ नहीं पाए जाते, वहां एकदम शांत इलाका होता है। यह मैदान उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर वार्षिक औसत होती है। इसको ध्यान रखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा कैसे कहां पर ध्यान रखना है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि निम्न में से ऐसे कौन से घास के मैदान हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अब उसके बाद पूछ लेगा सवाना, लानोज, क्विंसलैंड, सिलवास, ये सब ऑप्शन भी रहेगा। इसके अलावा शीतोष्ण वाले भी रहेंगे। तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि कैसे इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि ये बहुत ही उच्चतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, समान रूप से नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ आपको बात समझने के लिए बता दिया कि जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास हो वहीं पे ये घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये देखिए 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है ये अच्छी खासी वर्षा है घास उपजने के लिए। इन इलाकों में मतलब उष्णकटिबंधीय इलाकों में वर्षा जो है प्रायः गर्मी के मौसम में होती है। तो जैसे ही वर्षा होती है तो घास ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं। तो प्रारंभ में घास बहुत मुलायम होते हैं जिन्हें पशु खाते हैं। कालांतर में घास जो होते हैं थोड़े मोटे हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, तो पशु फिर नहीं खा पाते हैं। तो पशु क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते हैं किन इलाकों की ओर, जिधर वर्षा बढ़ती है। अब देखिए आप क्या कहते हैं, अति देखे होंगे, जियोग्राफिकल चैनल देखे होंगे या वहाँ पर जब देखिएगा तो देखिएगा कि कुछ पशु जो होते हैं वो लगातार चलमान होते हैं, 3-3 हजार 2-2 हजार किलोमीटर यात्रा करते हैं और उसी यात्रा में घास के मैदान की ओर बढ़ते जाते हैं। और वहाँ पे नदी नाला जंगल आता है और फिर जंगल तो कम ही, खास करके नदियाँ आती हैं और वहाँ पे फिर मांसाहारी पशु, बाघ वगैरह, इसके अलावा जो क्या कहते हैं पानी में रहने वाले पशु जो होते हैं, मगरमच्छ वगैरह, उन पशुओं को मार के खाते हैं। अब ये कैसे होता है मैं ग्राफ के द्वारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको देखिए, इसको नहीं ग्राफ के द्वारा बताऊंगा, वो पशु कैसे आगे बढ़ते हैं उसको बताऊंगा, इस सब समझ में आ जाएगी। इन क्षेत्रों के घास बहुत घने एवं ऊंचे होते हैं, अर्थात 1.8 मीटर से 3 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इन क्षेत्रों के घास प्रारंभ में बहुत मुलायम परंतु बाद में कड़े हो जाते हैं। इन घास के मैदानों का विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महादेश तक होता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ये मोटा मोटी खाका है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब जो पूछा जाता है नाम, कि विभिन्न क्षेत्रों में से किन नामों से बुलाया जाता है, तो हमने नाम जो इंपॉर्टेंट है लिख रखा है। देखिए सवाना, सवाना कहाँ पाए जाते हैं, तो केन्या और तंजानिया, यानी कि लगभग मध्य अफ्रीका में। दोनों पूछता है कि मध्य अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाएंगे, तो सवाना नाम रहेगा और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कैंपास, लानोस, क्विंसलैंड, क्विंसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में दोनों पाया जाता है, शीत वाला भी है उष्ण वाला भी, तो उसका अलग इलाका रहता है। लानोस कहाँ पाए जाएंगे, कोलंबिया एवं वेनेजुएला में।
सेलवास कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन में, अमेजन बेसिन में, खास करके अमेजन बेसिन में ही आपका उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ एक इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से नाम अमेजन बेसिन ही आता है। इसके अलावा पार्कलैंड और पटाना, पटाना नामक जो ग्रासलैंड है वो श्रीलंका में पाया जाता है और ये भी उष्णकटिबंधीय ही है। बहुत सारे लोग इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में व्यापक समझ आपको होनी चाहिए। सवाना कहाँ? केन्या, तंजानिया। कैम्बास कहाँ? ब्राजील। लानोस कहाँ? कोलंबिया एवं वेनेजुएला। क्वींसलैंड कहाँ? उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया। सेलवास कहाँ होता है? अमेजन बेसिन में। पार्कलैंड अफ्रीका। पटाना श्रीलंका। अब देखिए मैं सवाना के उदाहरण से बताता हूं कि कैसे ये जो घास के मैदान होते हैं पूरे पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। मैं एक नजर बता देता हूं। देखिए कोई एक इलाका है जो यहां से प्रारंभ हुआ, ये घास का मैदान है, यहां से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु में पहले वर्षा यहां होगी, ठीक है। तो जैसे ही वर्षा यहां होगी तो ग्रास नए नए उगेंगे। जब नए उगेंगे तो पशु इन्हें बहुत खाएंगे, पशु इन्हें शौक से खाएंगे। लेकिन वर्षा धीरे धीरे बढ़ते जाती है, आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते हुए वर्षा बहुत कम होते जाती है। क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होगी, आगे कम होते जाएगी, आगे कम होते जाएगी, आगे कम होते जाएगी, यहाँ भी वर्षा होगी। तो पहले जो यहाँ घास उपजा था, मैंने प्रारंभ में क्या बोला कि पहले मुलायम होते हैं, बाद में कड़े हो जाते हैं। तो मुलायम घास के चक्कर में पशु फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर पशु यहाँ आ जाएंगे, फिर पशु यहाँ आ जाएंगे, फिर पशु यहाँ आ जाएंगे, अब फिर पशु यहाँ आ जाएंगे। कालांतर में फिर इधर मरुभूमि होती है, तो फिर यही पशु फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी वर्षा फिर इधर से होने लगती है, या फिर जब मौसम चेंज हो जाता है, माने कि प्रक्रिया उलट जाएगी, तो फिर यही पशु उधर से इधर आने लगते हैं। अब इसी बीच में बड़े बड़े नदियां होती हैं, इन नदियों में मगरमच्छ होते हैं, यहाँ बाघ वगैरह भी होते हैं। तो पूरा जो चक्र है इसी घास के मैदान में चलते रहता है। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे सवाना घास के मैदान के बारे में देख सकते हैं। आजकल तो खैर केन्या वगैरह में क्या है कि वो लोग दुनिया के जितने भी धनाढ़ लोग हैं, धनाढ़ क्या, जिसके पास भी धन है, उसके लिए वो पूरा पैकेज रखे हुए हैं कि कैसे वहाँ शिकार होता है, कैसे आप देख सकते हैं, तरह तरह की चीज़ों से देख सकते हैं आप उसको, पैसा है तो जा सकते हैं। तो ये एक चक्र है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस घास के मैदान में, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में प्रारंभ में मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कालांतर में घास कड़ा हो जाएगा और फिर सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। और सूखने के बाद भूरा हो जाएगा। भूरा होने के बाद फिर ये पूरा मतलब क्या कहते हैं, मरुस्थल जैसा इलाका बन जाएगा, फिर एकदम वीरान हो जाएगा। ऐसा वीरान हो जाएगा कि हाँ एक भी पशु नहीं रहेगा। फिर जब वर्षा उलट के आती है उधर से, तो फिर पशु उसी के सहारे आते हैं। अभी मत पूछेगा कि वर्षा उलट पलट के कैसे आती है, वो वर्षा का इलाका मतलब विषय है, यानी कि जब हम वर्षा पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में जो ऋतुवत प्रवास होता है पशुओं का, वो हमने सिर्फ एक समझ के लिए आपको बता दी। तो ये था हमारा क्या चीज, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। अब देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब आप पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये उष्णकटिबंधीय इलाके क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय इलाके क्या होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है। तो अब यहाँ पे मैं वो चीज़ तो नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखे हैं। इसको खाली सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर यानी कि तापमान, वर्षा की उपलब्धता, वाष्पीकरण इत्यादि को ध्यान में रख करके इन क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सकता है। कुछ ऐसे इलाके आपको उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी मिलेंगे जो शीतोष्णकटिबंधीय क्या कहते हैं स्थिति को लिए होते हैं। अब वो कभी कभी ऊंचाई के कारण होता है या कोई अन्य और भौगोलिक कारण होते हैं। जैसे भारत में हिमालय के जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ आपको शीतोष्णकटिबंधीय इलाके मतलब मौसम मिलेंगे। सबसे ऊंचे पर चले जाइए तो एकदम क्या कहते हैं टुंड्रा प्रदेश वाला इलाका मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो कुछ ये भाव प्रभाव अंतर हो जाते हैं। तो उस इलाकों में जब वैसे क्षेत्र पाए जाते हैं तो उन्हें भी उसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। तो
तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इस प्रकार के घास के मैदान शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। देखिए मैंने पहले वाला में क्या बोला था, वर्षा 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक होती है, यहाँ 25 से 75 हो रही है। इसमें भी 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या 2 भाग हैं, तो स्टेपी और प्रेरी, ठीक है ना। प्रेरी में थोड़ा कम वर्षा होती है, स्टेपी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह से हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इनको जो बंटवारा किया गया है यानी कि स्टेपी और प्रेरी में जो बंटवारा किया गया है वो वर्षा के आधार पर ही किया गया है, वर्षा की उपलब्धता के ही आधार पर किया गया है। अब देखिए इस प्रकार के घास के मैदानों में यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र के जो घास के मैदान होते हैं वो थोड़ा सा मुलायम होते हैं, अच्छा होते हैं, सदाबहार टाइप के होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि ये यहाँ शीत है और उष्ण भी है, यानी कि यहाँ का मौसम जो होता है बड़ा सुहावना होती है। गर्मी और ठंडों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि गर्मी पड़ा तो खूब गर्मी पड़ा और ठंडा पड़ा तो खूब पड़ा, ऐसा नहीं होता है। अमूमन बहुत कम डिफरेंसेज होती है और साथ ही थोड़ी सी भी वर्षा इस इलाकों में घासों को उगने के लिए काफ़ी होती है। सूर्य की रोशनी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण, मौसम सुहाना होने के कारण बाष्पीकरण भी कम होता है। इन सब क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव यहाँ के घास पर पड़ता है और हल्की फुल्की वर्षा होने पर भी घास यहाँ उपज जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, स्टेपी और प्रेरी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेपी और प्रेरी जो है वो सीधा सीधा क्या इसको बोलते हैं, टेम्परेचर के आधार पे ही रखा गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिन इलाकों में कुछ ज्यादा वर्षा होती है उनको प्रेरीज इलाका कहा जाता है और जिनमें थोड़ा कम वर्षा होती है वो स्टेपी इलाका कहा जाता है। हालांकि ये मैंने सिर्फ आपको एक एडिशनल जानकारी दे दी, और भी चीज़ें होती हैं उतने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी आपसे कोई पूछ दे कि क्या इसमें कोई डिफरेंसेज हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, तो हाँ हैं, स्टेपी और प्रेरीज के रूप में। और ये जो बंटवारा है वो वर्षा की उपलब्धता के आधार पे है। मैंने पहले ही बताया था कि वर्षा की उपलब्धता के आधार पे ही बंटवारा है। जहां बहुत वर्षा हो रहा है वन क्षेत्र, कम इलाका हुआ घास का क्षेत्र, उस घास में भी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उसमें भी आपका प्रेरी और स्टेपी, यहाँ पे प्रेरी, यहाँ पे स्टेपी, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, यानी कि वर्षा की उपलब्धता के आधार पे ये पूरा का पूरा बंटवारा होता है। शीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यूरेशिया का मतलब पश्चिमी रूस, मध्य एशिया इत्यादि इलाकों में पाए जाते हैं। अब इनके नामांकन को देख लेते हैं। स्टेपी कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है, तो यूरेशिया, पश्चिमी रूस एवं मध्य एशिया। प्रेरी कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है, तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। जानते हैं आपको प्रेरी और स्टेपी में बहुत गेहूं होता है। प्रेरी क्षेत्र में तो ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो एक समय में बहुत बड़ी भूमिका इतिहास में निभाए हैं, जैसे घोड़े वगैरह। खैर वो अलग चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील। बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमने अफ्रीका 2 बार बोला, उष्ण कटिबंधीय में भी और शीतोष्ण कटिबंधीय में भी। उष्ण कटिबंधीय में जो पाए जाते हैं वो लगभग मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं, बेल्ट जो होता है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखेंगे, तो दक्षिण अफ्रीका वाला ध्यान रखेंगे, बेल्ट वगैरह से पूछ लेता है कि बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर अफ्रीका में कहाँ पाए जाते हैं, ये वो लनपन, तो दक्षिण अफ्रीका में नीचे इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा डाउन्स जो हैं वो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। देखिए हमने उष्ण कटिबंधीय वाला कहाँ बोला था, और उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ आ रहा है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। मैंने पूरी तरह से इसको लिख दिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, बुग्याल और मर्ग जो है भारत में, पुस्ताज जो है हंगरी में। बुग्याल, अभी देखिए बुग्याल और मर्ग क्या है, मैं दीर्घ में इसको बता देता हूँ क्या है सो। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस तरह के जो मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। आपसे इसमें बहुत तरह से सवालों को पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत सारे लोग इसको तरह तरह से याद रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको एक एक पॉइंट में मतलब वन लाइनर करके बता देता हूं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इस सारी जानकारी जो हम बोल रहे हैं, ये सारी जानकारी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख के भी दे रखा है और वहां पे प्रश्नों को बना करके भी हमने दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं उसके लिए है।
तो ये स्टेपी, प्रेरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स, कैंटरबरी, बुग्याल और मर्ग और पुस्तास, ये सारे जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके के मैदान हैं। कभी कभी ग्रुप सी के परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं उनमें भी वर्गीकरण होता है। तो उनमें वर्षा के आधार पर स्टेपी और प्रेरी होता है। जहाँ कुछ ज़्यादा वर्षा होती है उन घास के मैदानों को प्रेरी बोला जाता है, जहाँ कुछ कम हुआ वहाँ पे स्टेपी बोला जाता है। ठीक है, स्टेपी प्रकार का वो होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि सारा वर्गीकरण मैंने पहले भी बोला वर्षा के ही आधार पे है। हो सकता है ग्राफ आपको छोटा लगा होगा, मैं बड़ा करके दिखला देता हूं। जहां बहुत वर्षा होगा वहां पे वन होंगे, जहां वर्षा कम हुआ वहां घास के मैदान होंगे। मैंने यही परिभाषा बोला, जहां एकदम कमी होंगे वहां मरुस्थल होंगे। क्या होंगे? मरुस्थल होंगे। अब ये घास के मैदान भी दो हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय में भी देखिए वर्षा यहाँ घटते जाएगा, यहाँ घट गया, अब यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेरी होगा और यहाँ पे स्टेपी होगा। यानी कि सारा खेल जो है वो वर्षा का होता है। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा वर्षा जब घट जाती है, कहीं कहीं पे मौसम ज़्यादा अच्छा होता है, सुहाना होता है, तो वहाँ पे स्टेपी और प्रेरी टाइप के घास के मैदान होते हैं, या उन क्षेत्रों के घास के मैदान को स्टेपी या प्रेरी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के घास के मैदान यानी कि बुग्याल और मर्ग के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा भारत के बारे में भी उस प्रकार के यानी कि शीतोष्ण प्रवृत्ति के घास के मैदानों को, और साथ ही उन पर अन्य प्रमुख तथ्यों को जिनसे परीक्षाओं में उलट के पलट के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत के उत्तराखंड में 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे 8 से 10,000 के फीट की ऊंचाई पे कुछ एक ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पे घास होते हैं और इन्हें बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। और यह इलाके जो है प्रायः गढ़वाल में हैं और उस लाइन पे है यानी कि टिम्बर लाइन पे है, अर्थात उस लाइन पे है जहां के बाद वन नहीं हो पाते हैं। वहां पे कुछ इलाकों में पाए जाते हैं और उन्हें बुग्याल कहा जाता है। यानी कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का इलाका जो उत्तराखंड के गढ़वाल में है, टिम्बर लाइन के ऊपर में है, उसे बुग्याल कहा जाता है। परीक्षा में पूछ दे आपसे कि बुग्याल कहाँ मिलती है, आपको ध्यान रखना है गढ़वाल में 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे। अब है मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में इन्हें मर्ग कहा जाता है, यानी कि बुग्याल टाइप के हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिए बहुत छोटे छोटे इलाके होते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें खाजियार मर्ग एवं जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग एवं गुलमर्ग कहा जाता है। अब परीक्षा में पूछे कि खाजियार मर्ग कहाँ होगा जी, तो हिमाचल प्रदेश में। सोनमर्ग गुलमर्ग कहाँ है जी, तो जम्मू कश्मीर में। ये सब क्या है? शीतोष्ण प्रवृत्ति के घास के मैदान हैं। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज हमें जो मिला था हमने लिख दिया, गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित घास के मैदान को बन्नी घास भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बन्नी घास भूमि कहा जाता है। और ये उष्ण कटिबंधीय ये नहीं होते, ठीक है, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं होते हैं, यह उष्ण कटिबंधीय होते हैं। क्या होते हैं इनकी प्रवृत्ति? उष्ण कटिबंधीय होती है। इसके अलावा अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है सबसे चौड़ा घास का मैदान, तो स्टेपी घास का मैदान। अल्फा अल्फा घास मैदान पंपास घास के मैदान को कहा जाता है। अल्फा अल्फा किसको कहा जाता है? तो पंपास के घास के मैदान को कहा जाता है। कंगारू के घास का मैदान डाउन्स को कहा जाता है। ग्रेट प्लेन घास मैदान प्रेरी घास मैदान को। अनाज एवं सुअर मांस का घास मैदान पंपास के घास के मैदान को। सोना हीरा खनिज के घास का मैदान बेल्ट के घास के मैदान को। बोलिए कि अरे श्रीमान आप कथा कहानी की तरह एकदम पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मतलब कैसे होता है जो मैं बताता हूं। आपसे पूछ दे कि अल्फा अल्फा घास कहाँ पाए जाते हैं, किस घास के मैदान में पाए जाते हैं, तो पंपास में पाए जाते हैं। ये अल्फा अल्फा जो होता है बहुत ही पौष्टिक घास होता है जो प्रायः उन जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है जो मांसल होते हैं। और इन क्षेत्रों में उन जानवरों को बहुत पाला भी जाता है जो स्थूल होते हैं, मांसल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे सूअर वगैरह को खूब पोसा जाता है इस सब इलाका में। अब आपसे पूछ देगा परीक्षा की निम्न में से किस घास के मैदान को कंगारू घास का मैदान कहेंगे, तो डाउन्स का। किसको कहेंगे? डाउन्स का, जो ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि सोना हीरा खनिज के घास का मैदान, यानी कि वैसा कौन सा घास का मैदान है जो सोना और हीरा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है,
दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास मैदान। वेल्ड घास मैदान जो है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा में प्रश्नों को इस तरह से भी पूछा जाता है और हमने उसी को लिखा है। इसके अलावा कुछ एक चीज, सबसे छोटा घास मैदान पार्कलैंड, भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक घास मैदान तो सवाना। अब पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान भूमध्य रेखा के सबसे निकट, तो सवाना जो है सबसे निकट। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घास मैदान प्रेरी। हम लोग भी जब परीक्षा देते थे तो उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान जो है वो गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में है। मारे डार्लिंग बेसिन का घास मैदान यानी कि डाउन्स। मारे डार्लिंग नदी जो है बड़ा अच्छी नदी है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट नदी है। ये जिस इलाके में बहती है वहाँ पे सिर्फ यही एक नदी है, मरुभूमि टाइप के इलाका में बहती है, यही एक नदी है डाउन्स में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कंगारू के लिए। यानी कि कभी कभी परीक्षा में पूछ दे कि कंगारू जिस घास के मैदान में पाए जाते हैं वहाँ की प्रमुख नदी कौन है, तो मारे डार्लिंग नदी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे लंबा घास का मैदान तो सवाना। संसार में सबसे लंबा घास का मैदान कौन है, सवाना। मैंने बीच में आपको क्या बताया कि वो ग्राफ से क्या बताया कि इस तरह से जो जानवरों का जो प्रवास होता, पशु वर्षा जो प्रवास वाला मैंने बताया था वो सवाना में ही होता है, बहुत बड़ा इलाका, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमने कुछ चीज़ों को जो समझा बुझा हमने उसको यहाँ पे रखने का प्रयास किया, रखा। परीक्षाओं में हो सकता है कि इससे और भी अलग तरीकों से प्रश्नों को पूछ सकता है। आप अपना नोट्स अपने तरह से ढंग से बनाएंगे। हमने सिर्फ आपको एक दृष्टिकोण दिखलाने हेतु इस तरह से चीज़ों को रखा, कौन से घास के मैदान कहाँ है और वो कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने उसको परीक्षा उपयोगी से, याद रखिए हमने कोई अपने मन से अलग से कुछ जोड़ के नहीं रखा, जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं चीज़ों के आधार पर हमने इसको रखा है। एक नज़र आप इसको फिर से देख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ। देखिए सबसे चौड़ा घास का मैदान स्टेपी, अल्फा घास जो बहुत पौष्टिक होता है पंपास में, कंगारू घास का मैदान डाउन्स में, ग्रेट प्लेन घास का मैदान प्रेरी घास का मैदान। ग्रेट प्लेन इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा इलाका है, प्लेन है। अनाज एवं सुअर मांस घास का मैदान पंपास को, सोना हीरा खनिज के घास का मैदान बेल्ट को कहा जाता है। इसके अलावा सबसे छोटा घास मैदान पार्कलैंड, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक का घास मैदान सवाना, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घास मैदान तो प्रेरी, मारे डार्लिंग बेसिन का घास का मैदान डाउन्स, सबसे लंबा घास मैदान सवाना। तो ये इस तरह से अभी तक परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए, मैंने इसको आपको बता दिया। अब इसी से संबंधित सारे जो नोट्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और समय समय पर मैं उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी डालते रहता हूँ, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रासलैंड पर एक साधारण सा वीडियो। आशा है आपको अच्छी लगेगी। यदि कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।